नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेक एंड रेस्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा कल से एक बार फिर से सुबह 8 बजे से शुरू तो हो जाएगी, पर अब वक्त की काफी कमी है क्योंकि 30 जनवरी को यात्रा का समापन होना है। पर इन बचे कुचे दिनों में भी राहुल को झटके के अलावा और कुछ खास मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यात्रा तो फेल हो ही रही है, पर यात्रा के समापन समारोह के दिन विपक्ष को एकजुट करने का राहुल गांधी का मकसद भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से किनारा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के न्योते को ठुकरा दिया, जो विपक्ष को एकजुट करने में बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो कश्मीर की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में होगा, जिस बयान को लेकर राहुल गांधी खुद फंसते नजर आ रहे हैं। तो आज खुद के ही दांवों से राहुल गांधी कैसे चारों खाने चित हो रहे हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब यात्रा में हालांकि कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, पर राहुल गांधी को झटके पे झटके क्यों मिल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को हर नेता जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, रीजनल पार्टियों के नेता हैं, वो बता रहा है कि प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके नेतृत्व में हम काम नहीं कर सकते। ये सारी पार्टियां जो अब तक इनके न्योते को ठुकराई है, वो सब इनकी सहयोगी पार्टियां हैं। विपक्षी एकता की हवा निकल गई है, क्योंकि विपक्षी एकता में ये तो कोशिश कर रहे थे कि और दूसरी पार्टियां जो यूपीए में शामिल नहीं है, वैसी पार्टियां जो इन लोगों के साथ खड़ी नहीं रहती है, ना कांग्रेस के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, वो पार्टियां भी हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन उन पार्टियों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है इनके साथ जुड़ने का। लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिनके साथ ये कहीं न कहीं गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं या सरकार बना चुके हैं, उन लोगों ने भी बता दिया कि आपकी औकात हमारी पार्टी के नेता के सामने कुछ नहीं है। आपकी औकात है हमारी पार्टी का कोई दूसरा, तीसरे, चौथे दर्जे का नेता आपकी यात्रा में शामिल हो जाए, आपके प्रोग्राम में चला जाए, यही काफ़ी है। नीतीश कुमार ने जो चिट्ठी लिखी है, वो प्यार से राहुल गांधी को बताया है कि आप हमारे नेता के सामने कुछ नहीं है। ये चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है ललन सिंह ने लिखे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे हैं कांग्रेस के, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनविटेशन दिया था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे दिया। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे दिया गया है और प्यार से समझाया गया है कि देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो ऐसा कोई आश्चर्यजनक मुद्दा नहीं है। ये हम लोग भी उस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उसमें हमारे विचार एक हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के प्रोग्राम में हमारे नेता जो हैं वो नहीं जाएंगे। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार शामिल नहीं हो सकते हैं। मुद्दा क्या है? क्योंकि वो नागालैंड में जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। नहीं मार दिया गया जदयू की ये इससे भी मतलब स्पष्ट बहाना और क्या हो सकता है? वो प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकते थे। बिल्कुल, और उसमें भी नागालैंड में चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये उसी तरह की बात है जैसे केसीआर ने जो मीटिंग बुलाई थी और तेलंगाना में जब बड़े प्रोग्राम हुए टीआरएस का, तो उस समय क्या हुआ? अखिलेश यादव को बुलाया गया, भगवंत मान को बुलाया गया और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। तो जब भगवंत मान उसी अंदाज में चुटकुले बोल रहे थे, मजाकिया अंदाज में बात कर रहे थे, तो वहां कोई भी जो बैठा हुआ लोग था वो हंस नहीं पा रहा था, क्योंकि ये हिंदी में बात कर रहे थे और वहां पर हिंदी किसी को समझ में नहीं आती थी। तो वही नीतीश कुमार की बात है। नागालैंड में नीतीश कुमार को कोई पहचानता भी नहीं है। जदयू राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वहां के कुछ जो निर्दलीय विधायक होते हैं, कुछ और नेता हैं जिनको पैसे देकर चुनाव लड़वाया जाता है, उस स्थिति में है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे मणिपुर में हो, नागालैंड में हो या फिर त्रिपुरा और इधर असम में हो। हर जगह पर जदयू अपने नेताओं को खड़ा करती है और नागालैंड में तो राजद और जदयू दोनों ही चुनाव लड़ रही है एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नेताओं को खड़ा किया जा सकता है, पैसे देके उनको अपने साथ लाया जा सकता है। लेकिन उस बात का एक बहाना है, ये प्रचार नहीं करना है, बल्कि ये दिखाना है कि अगर नीतीश कुमार
राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के इस अंतिम प्रोग्राम में चले गए, कंक्लूजन प्रोग्राम में गए, तो लोगों को ये पता चल जाएगा, दूसरी रीजनल पार्टियों को भी ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने मना कर दिया। ममता बनर्जी पहले ही मना कर चुके हैं, वो तो जाएंगे नहीं। और ये जो हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं जिनके सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, वो भी नहीं मानते हैं कि हम तो स्टेट के सीएम हैं। और राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं है। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष होते तो ऐसा माना जाता कि उनके प्रोग्राम में ये लोग जाते। राजीव जी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 तारीख को अंत कुछ भला होने वाला है, क्योंकि एक एक करके नेता तो मना कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी अकेले झंडा फहराएंगे कांग्रेस हेडक्वार्टर में? लगता तो यही है कि तीसरे चौथे दर्जे के जो नेता हैं वो हर पार्टियों के शामिल होंगे इसमें। जैसे अब शरद पवार को जाना चाहिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इतना नजदीकी दिखाते हैं तो शरद पवार खुद भी जा सकते हैं वहां, लेकिन शरद पवार नहीं जाएंगे। बहुत हो सकता है तो सुप्रिया सुले जाए, या भी वो भी नहीं जाएंगी। तीसरे चौथे नेता को किसी को भेज दिया जाएगा, जैसे अभी तक भेजा जा चुका है। शरद पवार राहुल गांधी की यात्रा जब महाराष्ट्र में पहुंची थी तो शरद पवार उसमें शामिल नहीं हुए थे, सुप्रिया सुले को भेजा था। सुप्रिया सुले एक सांसद, राहुल गांधी भी सांसद, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, हमारी कैटेगरी के राहुल गांधी नहीं है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति, वो भी संजय राउत को भेज रहे हैं, वो भी खुद आने से के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में ये पता चलता है कि जो भी सहयोगी पार्टी अभी कांग्रेस की है उसने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है, और दूसरी पार्टियों को जोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे वो मिशन तो पहले ही फेल हो चुका है, क्योंकि न ममता बनर्जी साथ जुड़ने वाली हैं, न नवीन पटनायक साथ जुड़ने वाले हैं, न साउथ की किसी पार्टी का सहयोग कांग्रेस को मिलने वाली है। तो एक तरीके से राहुल गांधी का जो मिशन था भारत जोड़ो यात्रा में, अब उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गया है जी। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा में जो मिशन था कि वो अपनी छवि सुधार लेंगे, अपनी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बनाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला चेहरा बन सके। वो मिशन तो खत्म हो चुका है, वो फेल हो चुका है। लेकिन वो जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि यात्रा इन दिनों कश्मीर में है और कश्मीर पहुंचते ही उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, जिनमें से एक ऑटोनॉमी का भी मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मुद्दों को उठा के क्या वो सक्सेस कर पाएंगे, और इन मुद्दों को वो उठा क्यों रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसी का एक कारनामा है, क्योंकि राहुल गांधी, जैसा कि अभी आरोप लगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कल की बात है, जब केरल में जहां राहुल गांधी अभी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं और इनकी नजर टिकी हुई है केरल पे, वहां से ज्यादा लोकसभा सांसद कांग्रेस को मिलना चाहिए। वहीं पर अनिल अंटोनी ने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि ये लोग राष्ट्र के हित के मुद्दे पर अलग राग अलाप लेते हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी अब चमचे चाटुकारों से घिरे हुए हैं और ये राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी समझौता कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है। मोदी का विरोध करना एक राजनीतिक तरीके से कांग्रेस का एक काम है। बिल्कुल, आज ही उसका सबूत दिखा। गणतंत्र दिवस का इतना भव्य समारोह था, राहुल गांधी सोनिया गांधी को आना था, बिल्कुल आमंत्रित भी हैं और इन लोगों को दिल्ली में भी है। वो यात्रा के बीच में पड़ाव के समय में छुट्टी लेके दिल्ली आए हैं, लेकिन वो उस जगह पर उस मौके पर उपस्थित नहीं होंगे। तो ये उनके राष्ट्र विरोधी छवि को और मजबूत करता है। कश्मीर को लेकर पिछले 70 सालों से ये विवाद चल रहा है कि कश्मीर की स्वायत्तता का मतलब क्या है। कश्मीर की स्वायत्तता ये लोग जो मांग करते हैं उसका मतलब है कि कश्मीर में अपना संविधान भी हो, जो आर्टिकल 370 के तहत था, अपना झंडा हो राज्य का, जिसको खत्म कर दिया गया। आज राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, और जो सारे कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचा झंडा फहराएंगे हम, 75 फुट का झंडा होगा। लेकिन ये अधिकार कैसे मिला? ये अधिकार तो तब मिला जबकि 370 को कमजोर किया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, वहां का अपना संविधान, अपना झंडा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, तब तिरंगे की महत्ता वहां बढ़ी। और अब आप उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में बता रहे हो कि हम लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। लाल चौक के बगल में, यानी श्रीनगर में अपने ऑफिस में, लाल चौक पर तो वो फहरा नहीं सकते। तो ऐसे स्थिति में उनको जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, यानी कि
पहले वाली व्यवस्था और उससे भी बड़ी व्यवस्था। किसी राज्य की स्वायत्ता का मतलब होता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश राज था तो उस समय भारत के पास जो अधिकार थे, भारत के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उसके पास देश के कई मुद्दों पर अधिकार दिए गए थे, लेकिन विदेश और रक्षा इनके पास नहीं रहेगा। उस समय भी संसद था, उस समय भी चुनाव होते थे, राज्य विधायिका का चुनाव होते थे, केंद्रीय विधायिका का चुनाव होता था, लेकिन इन लोगों के पास रक्षा का मुद्दा नहीं, रेवेन्यू का नहीं, विदेश संबंध का नहीं। उसी तरीके से कश्मीर में ये ऑटोनॉमी की जो बात करते हैं कि कश्मीर भारत के साथ तो रहेगा, लेकिन भारत का उसके ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं रहेगा। अब कोई पार्टी और कोई पार्टी का ये नेता अगर कश्मीर को लेकर ये बोलता है कि हमारी सत्ता आएगी, सरकार आएगी, तो हम कश्मीर को फिर से स्वायत्ता दे देंगे, कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करवाएंगे। कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में जहां पर कोई भी सरकार वहां पर जब बनेगी वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के आधार पर बनेगी। यूटी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वहां पर जो भी सरकार है वो लोकप्रिय काम करने की कोशिश करती है, और लोकप्रिय काम का मतलब क्या होगा, जो वहां का मेजोरिटी है, यानी कि जम्मू कश्मीर का मेजोरिटी मुसलमान है। ये देश की मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, और वहां का मेजोरिटी जो है मुसलमान है, तो वो जो चाहता है उसके अनुसार हम फैसले लेंगे, इसलिए सारे सीएम भी मुस्लिम बनते रहे। तो ऐसे में ये भी वही पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो जम्मू कश्मीर से केंद्र की सरकार तो नहीं बन सकती है। बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग या किसी भी दूसरे स्टेट के लोग ये नीति अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे कि राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्ता दिलवाएंगे। वो उसी आज़ादी गैंग के साथ रहेंगे जो यहाँ पर नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर की आज़ादी लेके रहेंगे। ये नारे लगाने वाले लोगों को अपने आसपास रखे हुए हैं, तो वो उनके लिए स्ट्रेटजी बनाता है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा जितना जो निगेटिव छवि बननी थी वो पूरे केरल से लेके हिमाचल तक में नहीं बनी है, उससे ज़्यादा निगेटिव छवि इनको कश्मीर में घुसते ही बन गई है। और पूरा का पूरा जो हिडन एजेंडा कांग्रेस का रहा है वो सामने आ गया है, बेनकाब हो गया है। एक तरफ चिट्ठी लिखी गई, इसमें यह बता दिया गया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की औकात क्षेत्रीय पार्टी की तरह है। एक दो स्टेट में आप है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके अलावा सारे स्टेट में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वही बड़ी पार्टी है, या तो भारतीय जनता पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, आपकी कोई औकात नहीं है। इसलिए अगर आपको गठबंधन करना है, जैसा नीतीश कुमार की चिट्ठी में भी है कि जदयू में बोला गया है कि गठबंधन विपक्षी एकता की बात सही है, लेकिन उस विपक्षी एकता के ऊपर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। ये नहीं कि फरमान सुना दो कि हमारे नेतृत्व में ही आके लड़ो, विचार करो और नीतीश कुमार को पीएम का कैंडिडेट बनाओ। तो ये बात चल रही है, दोनों स्तर पर राहुल गांधी फेल हो चुके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी कुछ भी बयान देने की वजह से भी जाने जाते हैं। झूठे वादे, झूठे आरोप, यही कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी जम्मू पहुंचते ही वहां की जनता को अपने पाले में करने के लिए झूठे वादे कर देते हैं, और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के लिए पूरी ताकत लगा देगी, और साथ ही कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो कश्मीर स्वायत्ता का मुद्दा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पर अपने ही वादों और बयानों की वजह से राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।